अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो हमने इससे प्रीवियस पार्ट्स में कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करते रहे हैं कि क्रिएटिविटी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, मगर आज का पार्ट जो टोटली मैंने इसी के ऊपर डिज़ाइन किया है ताकि हम एक समराइज व्यू में हम देख सकें कि क्रिएटिविटी कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। जो सबसे पहला यूज है क्रिएटिविटी का, दैट इज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट्स। तो इम्प्रूवमेंट्स में क्या होता है कि हम अपने जो इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, या जो हम जहाँ पे चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है या जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हम उनको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहें, हम उनको बेहतर से बेहतर बनाते रहें। और ये बेहतर से जो बेहतर है वो किसी भी डोमेन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, वो बेटर कस्टमर सर्विसेज हो सकती है, वो स्मार्ट वर्क फ्लोज हो सकते हैं, उसमें चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसमें उनका जो वॉल्यूम्स है उनको इंक्रीज किया जा सकता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। यानी ऐसे मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम कोई भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और उसके लिए हमारे जो क्रिएटिविटी है वो हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल हो सकता है। और दूसरा ये याद रखें कि इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए और तभी हम इसको इंप्रूवमेंट लेके आए। बेसिकली जो एक बहुत पोटेंशियल एरिया है ये क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, कोई भी एरिया हम उसको में खुद देख सकते हैं कि हम उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। वो हमें इस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब इसमें इशू अराइज होगा तो मैं उसको तभी सॉल्व करूंगा। इंप्रूवमेंट्स में बहुत सारे सेल्फ इनिशिएटिव होते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे वाकई ही आप देखेंगे कि उन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव लेके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए। आल्दो कि उनके ऑलरेडी जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत इफेक्टिव मौजूद थे, मगर फिर भी उसको बेहतर से बेहतर करते गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंप्रूवमेंट्स ना होती तो शायद आज भी हमारे जो कम्युनिटी में या सोसाइटी में देखें तो हम बेसिक सोर्सेज पे होते। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हॉर्स राइडिंग या हमारे पास जो एक नॉर्मल के कार थे ट्रांसपोर्टेशन के या लॉजिस्टिक्स के, तो देखिए वो लोग जो इंप्रूवमेंट लाने वाले थे उन्होंने उनके नए मेथड्स लेके आए। उसके बाद जब उसको फर्दर इंप्रूव करते 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 आज देखें कि हम जो मोबिलिटीज़ हैं उसके हमारे पास कितने ज़्यादा इशू जो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद हैं। तो इंप्रूवमेंट एक ऐसा एरिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें क्रिएटिव थिंकिंग का पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर मैं इसकी सर्विसेज साइड पे बात करूं, जिस वर्क एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, मैं स्पेशली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे बहुत सारा जो चैलेंज वो अमूमन फेस करना पड़ता था वो ये होता था कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज और पैटर्न्स पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, ये वर्क फ्लोज और पैटर्न्स वो हैं जो कि मुद्दों से चले आ रहे हैं, किसी ने उसको डिज़ाइन किया और वो एज इट इज़ ही अप्लाई हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकें और उसको बेहतर कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। और फर्दर याद रखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अनयूटिलाइज एसेट्स हैं वो उनकी हमेशा से गुंजाइश होती है। यानी वो एक ऐसा पोटेंशियल एरिया है जिसको हम बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है कि हम वो टीम बनाएं, हम ग्रुप फार्मूलेट करें ताकि वो उन एरियाज़ के ऊपर काम कर सकें, उन हिडन पोटेंशियल्स के ऊपर काम कर सकें कि कैसे चीज़ों को और बेहतर और इम्प्रूव किया जा सकता है। और हम अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपना इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और उनको कैसे बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। तो जो हमारी सेकंड डोमेन है क्रिएटिविटी के यूजर्स की, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अमूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग के एरिया में क्रिएटिविटी को समझा जाता है कि क्रिएटिविटी सबसे जो ज़्यादा यूजेज है, जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया जाता है। अच्छा, जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट होती हैं तो उससे रिलेटेड उसके बहुत सारे जो SOPs हैं, जो बहुत सारे जो उसके सोल्यूशन हैं वो भी डिवाइस कर दिए जाते हैं। तो चैलेंज ये आता है कि एक्चुअली जब वो सोल्यूशन डिवाइस हो जाती हैं तो अमूमन हम एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को ही यूज़ करते हैं, बहुत कम गुंजाइश होती है कि हम कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करें। मगर जब हमारे पास प्रॉब्लम के यूजुअल सोल्यूशन ना हो तो वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एरिया है कि जिसको हम डेलिबरेटली क्रिएटिविटी के यूजर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब पे हमें लगे कि हमारे पास इसके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मौजूद है तो अगेन हमें वहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है, हमें वहाँ पे ज़्यादा फोकस और ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि हम कैसे यहाँ पे क्रिएटिव सोल्यूशन लगा सकते हैं, क्रिएटिव सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को टोटली डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अब एग्जिस्टिंग चीज़ों को बेहतर करने के साथ साथ हमें सोचना चाहिए कि हमें नए सोल्यूशन इन्वेंट करने चाहिए, नए तरीके कार इन्वेंट करने चाहिए जो ज़्यादा इफेक्टिव हों, ज़्यादा यूजफुल हों, ज़्यादा सिंपल हों और ज़्यादा अप्लाई करने आसान हो। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके वेज हो सकते हैं, एक तो क्रिएटिव थिंकिंग है, दूसरा डिज़ाइन थिंकिंग है। अमूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम या
तो एनालिसिस अप्रोच यूज़ करते हैं या फिर डिज़ाइन अप्रोच यूज़ करते हैं। अच्छा, एनालिसिस अप्रोच मोस्टली जो फोकस्ड होती है वो पास्ट के ऊपर होती है, पास्ट डाटा के ऊपर होती है। जो डिज़ाइन है उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्रिएटिविटी को अप्लाई करें, मगर क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। हम इसको एनालिसिस के मेथडोलॉजीज में या अप्रोच में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको डिज़ाइन थिंकिंग के अप्रोच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी बहुत हेल्पफुल टूल है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को चैलेंज लें, हम उसके नए वेज ढूंढें, हम उसको सोल्यूशन नए से नए ढूंढें और उन चीज़ों को टोटली एक नए पैटर्न पे ले आएँ, जो हो सकता है कि किसी भी वे में वो बेटर, वो इम्प्रूव्ड भी होगा और वो इफेक्टिव भी होगा। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट यूजेस है क्रिएटिविटी का, दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, वैल्यूज़ और अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करें कि हम जिस बिजनेस में या जिस इंडस्ट्री में या जिस भी जगह पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्या नई वैल्यूज़ देखते हैं, हम वहाँ पे कौन सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली बिजनेस साइड ऑफ द क्रिएटिविटी। और ऐसा ही है कि बहुत दफ़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टाफ की क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए नए सोल्यूशन इन्वेंट करती हैं। उसमें जो स्टाफ का शेयर भी होता है, उनमें उसमें से रॉयल्टीज़ मिल रही होती हैं, बट जो सोल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो मार्केट में उनकी डिमांड मौजूद होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अमूमन जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, कस्टमर के जो टेस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूव करने की, उनको बेहतर करने की, उनके बारे में नया सोचने की ज़रूरत होती है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूजेस है क्रिएटिविटी का, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। तो फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता, हम फोर्स ही कर सकते हैं सिर्फ, मगर हम जानते नहीं हैं कि कल क्या होगा। तो ये एक्चुअली वो एरिया है जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ ना कुछ डिटरमिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और हम फ्यूचर के लिए कितने रेडी हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन होता है कि वहाँ पे इसके लिए एनुअल प्लानिंग सेशंस होते हैं, स्ट्रेटजी सेशंस होते हैं, मगर मेरी अपनी फीलिंग है कि ड्यूरिंग स्ट्रेटजी सेशंस ऑर्गेनाइजेशन शायद बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको खुद ब खुद अपने लिए लिमिट कर देती हैं। हालांकि अगर वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई किया जाए तो हो सकता है कि वो कुछ नई वैल्यूज़, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिटरमिन कर पाए। अमूमन जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी एसोसिएट होनी चाहिए विद इनोवेशन। स्ट्रेटजी का जो एरिया होना चाहिए वो फ्यूचर रिलेटेड होना चाहिए। हम जितना बेटर उसको फोर्स ही कर सकेंगे, हम उतना बेटर उस फ्यूचर के लिए रेडी होंगे। तो अमूमन क्रिएटिव थिंकिंग की जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर एक टोटल वो एरिया है कि जहाँ पे हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, हम सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया में हम अपनी इस थिंकिंग को, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करके एक बेटर रिसोर्स या फिर एक बेटर जो फ्यूचर या एक बेटर जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बेसिकली जहाँ पे क्रिएटिविटी का यूजेज जो है वो बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ एरियाज़ होंगे या बहुत सारे एरियाज़ होंगे, मगर मैंने उसको समराइज़ किया है सिर्फ इन चंद एरियाज़ में। और अगर हम अपनी क्रिएटिविटी स्किल को नर्चर करें, हम अगर अपनी क्रिएटिविटी स्किल को स्ट्रेंथन करें, तो बिलीव करें हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे सामने रिकग्निशन ही रिकग्निशन है और हमें एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती है। अगर हम अपनी स्किल को नर्चर करें, हम अपनी स्किल को स्ट्रेंथन करें, तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा जो विंडोज़ हैं वो ओपन होती हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़, ये वैल्यूज़ हैं, ये हेल्पफुल होंगी हमारे लिए भी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और फाइनली उस कम्युनिटी के लिए भी जिसका हम हिस्सा हैं। हमारा कोर्स नियर टू एंड है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्लोजिंग पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।